गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये जो है कुल उपयोगिता और जो है सीमांत उपयोगिता वक्र किस प्रकार का होता है, और इस पे हमने अध्ययन किया था कि जब तक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अगला अगर हमारा टॉपिक देखें, हमने इसमें मान्यता पढ़ी थी, 6-7 मान्यताएं हमने इसके बारे में पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व क्या है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हमने बात की थी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि किसी भी वस्तु को उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग किया जाए तो एक सीमा के बाद वह स्थिति आएगी जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम हो जाएगी, यानी तब सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग किया जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरने लगती है। कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है, उनमें तो जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होगी, गिरती हुई होती है। तो इस नियम का अन्य क्षेत्रों में भी बहुत महत्व है। ठीक है, मार्केट के क्षेत्र में अगर हम देखें और दैनिक जीवन में भी हम देखें कि ये नियम जो है वो एक सार्वभौमिक नियम है, अधिकांश स्थानों पर ये जो है लागू होता है। तो कहाँ पर इस नियम का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला अगर महत्व देखें तो अन्य नियमों का आधार, अन्य नियमों का आधार। ठीक है, देखिए अन्य नियम, अर्थशास्त्र में जो कुछ अन्य नियम हैं उनमें भी इसका महत्व होता है। जैसे अगर कहें मांग का नियम, आगे हम पढ़ेंगे डिमांड ऑफ लॉ, मांग का नियम भी इसी पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा पूर्ति का जो नियम है, अगर इससे अगला जो नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इन सभी नियमों में ये जो है उपयोगी है। ये नियम क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। तो इन सभी नियमों में, इन नियमों का आधार यह है जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही होता है। इसी के आधार पर जो है ये नियम लागू होते हैं। जब हम इससे अगला टॉपिक है हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसके लिए किस प्रकार उसका आधार बनता है जिस पर ये टिका हुआ होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो अन्य नियमों का मुख्य आधार है, उस पर ये नियम टिके होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा महत्व है इसका सार्वजनिक करारोपण में महत्व। सार्वजनिक करारोपण में महत्व, इस नियम का जो महत्व है वो दैनिक जीवन में जो हम कह सकते हैं सरकार जो करारोपण लगाती है, सरकार जो टैक्स लगाती है जनता पर, उसमें भी ये नियम इम्पोर्टेंट होता है। अब आप कहोगे कि करारोपण में इस नियम का क्या महत्व है। देखिए करारोपण, जब सरकार कर, हम जैसे जानते हैं कि सरकार जो है विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जिस पे लगाया जाता है वही उसको जो है उसी से वसूली की जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो जिस पर लगाया जाता है उसका करारोपण उससे अन्य पर किया जाता है। हेलो, हाँ आ गया। हाँ मैं लगा दूँ, लगा दूँ। हाँ ठीक ठीक, मैं इसको लूँ बाहर लगा दूँ। ठीक है, तो इस नियम सार्वजनिक करारोपण में इसका महत्व क्या है। करारोपण जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, सरकार उन्हीं व्यक्तियों पर, जैसे हम कहते हैं कि आय पर जो कर लगाया जाता है यानी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो आय पर लगाया गया कर है। ठीक है, और इनकम टैक्स प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कैसे, कि अगर आपकी आय एक निर्धारित सीमा से अधिक है तो आप पर टैक्स लगेगा, और जिनकी आय कम है उन पर कर कम लगेगा या बिल्कुल कर माफ हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक जो करदाता है, यानी जिन लोगों की आय अधिक होती है, जिन लोगों की आय अधिक होती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख जो है सालाना आय होती है, तो उनके लिए मुद्रा का जो महत्व है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए? निश्चित रूप से कम होनी चाहिए, कम ही होगी भाई। एक गरीब आदमी के लिए 1-1 रुपये का महत्व होता है, तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? अधिक होती। जबकि एक अमीर आदमी है जिसके लिए ज्यों-ज्यों उसकी आय बढ़ेगी उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक करोड़पति आदमी है तो उसके लिए 1-2 लाख का अगर घाटा हो जाए या 1-2 लाख चले जाए तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 1-2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो एक धनी व्यक्ति के लिए, एक हम संपन्न व्यक्ति के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए वो क्या कर सकता है? अधिक कर देने के लिए तैयार है, वो अधिक कर दे सकता है। उस पर 1-2 लाख, अगर एक आदमी 50 लाख सालाना कमाता है तो 1-2 लाख का कर देने में से कोई जा सकता है ज़्यादा जो हम कह सकते हैं जोर नहीं आएगा। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति पर अगर कर लगाया जाएगा जिसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिक हो रही है, निर्धन व्यक्ति के लिए अधिक है, उसके लिए 1-2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, तो वहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। इसलिए उन पर जो है अधिक होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए उन पर कर कम लगाया जाता है या कर को माफ किया जाता है। हो गया ना? मैं तो कि एक धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो रुपए हैं उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम होगी, इसलिए वो अधिक कर देने के लिए तत्पर होगा, तैयार रहेगा, दे सकता है, उससे कोई मैं तो उस जो है हम कह सकते हैं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए उस पर जो है कर क्या हो है? कर कम लगाए जाते हैं या करों को माफ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक सरकार करारोपण में भी इस नियम को आधार मान करके धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाती है। ज्यों-ज्यों आपकी आय बढ़ेगी आप पर करों की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि आप कर देने के लिए सक्षम हो, तैयार हो, क्योंकि आपके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है? कम है, इसलिए वो अधिक कर देने के लिए तैयार है। जबकि एक निर्धन व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी, इसलिए उसका जो है मुद्रा का महत्व हम कह सकते हैं उसके लिए अधिक होगा, इसलिए उस पर कर कम लगाया जाए। तो दैनिक जीवन में सरकार जो कर लगाती है, करों की जो नीति अपनाती है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम महत्वपूर्ण होता है या ये नियम काम में आता है। अब 2 महत्व हो गए। अब तीसरा जो महत्व हम पढ़ सकते हैं, सीमांत उपयोगिता का जो तीसरा महत्व है वो है हीरा पानी विरोधाभास। देखिए इंपॉर्टेंट भी यही है। हीरा पानी विरोधाभास क्या है? आपको नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है। हीरा पानी विरोधाभास क्या है? देखिए हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हीरा में जो है ज़्यादा महंगा होता है या पानी अधिक महत्वपूर्ण महंगा होता है? आप स्वाभाविक रूप से कहोगे हीरा जो है वो अधिक लाखों रुपए में बिकता है। एक छोटा सा हीरा जो है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख का मिलता है, ठीक है। जबकि पानी जो है 10 रुपये बोतल, 1 लीटर पानी 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये मिल सकता है। तो अब देखिए हीरा और पानी की अगर तुलना करें, ठीक है, तो ये एक अलग से अद्भुत बात है कि कुल उपयोगिता किसकी ज़्यादा होती है। अगर हम कुल उपयोगिता की बात करें तो कुल उपयोगिता किसकी ज़्यादा होती है? कुल उपयोगिता पानी की अधिक है, जबकि हीरे की कुल उपयोगिता जो है वो क्या है? कम है। हीरा हर कोई काम में थोड़ा ले सकता है, हीरा हर कोई जरूरत नहीं, बिना हीरा के काम चल जाएगा, लेकिन बिना पानी के काम नहीं चलेगा। तो पानी की जो है वो कुल उपयोगिता अधिक होती है, लेकिन और हीरे की कम। लेकिन अगर हम बात करें कि सीमांत उपयोगिता अगर देखें हम सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता किसकी अधिक होगी? देखिए पानी सर्वत्र महत्व होता है, सभी जगह मिल जाता है, पानी हर स्थान पर मिल जाता है पीने के लिए, नदियों में, तालाब में, इसलिए सभी जगह महत्वपूर्ण, सब जगह मिल सकता है, इसलिए उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो होगी वो क्या होगी?
कम होगी। पानी की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो सभी स्थानों पर उपलब्ध है, जबकि हीरा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? अधिक होगी। बात समझ में आई? नहीं है। देखिए, कुल उपयोगिता की बात करें तो कुल उपयोगिता किसकी कम है? हीरे की, क्योंकि उपयोगिता, कुल उपयोगिता हम देखते हैं हीरा जो है वो हर किसी के पास मिलता नहीं है, और न हर कोई रखने के लिए तो उसको जो है जरूरी भी नहीं है, लेकिन पानी हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी कुल उपयोगिता अधिक है। तो दूसरी तरफ अगर सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता हीरे की अधिक होगी, क्योंकि हीरा हर जगह उपलब्ध नहीं होता। कोई हजारों में से एक के पास या लाखों में एक के पास उपलब्ध होता है, और हर स्थान पर भी उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हीरे की सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? अधिक होगी। जबकि पानी सभी स्थानों पर उपलब्ध होता है, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह मिलता है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम होगी। पानी को हम ऐसे ही बहा देते हैं भाई, नहाने में, पीने में, तो क्यों? क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? कम है। इसीलिए किसकी कीमत अधिक होगी? कीमत हीरे की अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? अधिक है। इसलिए कीमत हीरे की अधिक है, पानी की कम है। बात क्लियर है कि जिसकी वस्तु की जो कीमत है वो उसकी कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है उसकी सीमांत उपयोगिता पर। जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसकी कीमत भी अधिक होगी, जबकि जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होगी उसकी कीमत भी क्या होगी? कम होगी। तो यही बात विरोधाभास है, यही बात यहाँ पर है कि जिसकी सीमांत उपयोगिता, जो वस्तु की कीमत है, उसकी कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर निर्भर करती है? इट इज नॉट डिपेंड ऑन TU, इट इज डिपेंड ऑन MU। मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता पर उस वस्तु की कीमत निर्भर करती है। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, इसीलिए माचिस 5 रुपए में है, लेकिन कार 5 लाख में है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? अधिक है। तो वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता पर नहीं निर्भर करती, बल्कि उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। ठीक है? तो अब ये अजब सी बात है, इसलिए इसको हीरा पानी विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। एक 3 नंबर का सेपरेट प्रश्न भी आ सकता है आपको कि हीरा पानी विरोधाभास क्या है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु सर्वत्र होती है, सब जगह उपलब्ध होती है, यानी उसकी कुल उपयोगिता भी क्या होगी? कुल उपयोगिता कम होगी। और जो वस्तु दुर्लभ है, जो वस्तु कम उपलब्ध होती है, हर जगह मिलती नहीं है, हर व्यक्ति के पास नहीं मिलती है, उसकी जो हम कह सकते हैं कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिक होगी। दूसरी तरफ जो शब्द हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसकी सीमांत उपयोगिता, जो वस्तु दुर्लभ होगी उसकी सीमांत उपयोगिता भी अधिक होगी, और जो वस्तु सब जगह उपलब्ध होती है उसकी सीमांत उपयोगिता भी कम होगी। तो वस्तु की कीमत जो है वो उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, कुल उपयोगिता पर नहीं। इसीलिए पानी की तुलना में हीरा जो है वो महंगा होता है, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, जबकि पानी जो है वो सस्ता है, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? कम है। तो वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। तो ये कहलाता है हीरा पानी विरोधाभास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पढ़ रहे थे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है, सीमांत उपयोगिता जो नियम है वो सभी स्थानों पर लागू होता है। अन्य नियमों का आधार है, मांग का नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ये सारे नियम लगभग जो है वो इसी नियम पर आधारित हैं। ठीक है? इसके अलावा सार्वजनिक करारोपण में महत्व, सरकार जब कर लगाती है तो ये देखती है कि किसके लिए सीमांत, वस्तु की जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के लिए किसके लिए कम है और किसके लिए अधिक है। ठीक है? उसी आधार पर वो कर लगाती है। जिसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी वो क्या कर सकता है? वो अधिक कर देने के लिए तैयार है, जैसे अमीर आदमी। लेकिन जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है वो, उसके लिए मुद्रा का महत्व क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए वो उसके लिए करों का भार अधिक बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वो दे नहीं पाएगा। तो इसके लिए करारोपण में भी ये नियम लागू होता है। और हीरा पानी विरोधाभास हमने पढ़ ही लिया था कि वस्तु की कीमत उसके सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, कुल उपयोगिता पर नहीं। हालांकि कुल उपयोगिता अधिक है पानी की, पानी हर व्यक्ति के लिए चाहिए, हर 1 घंटे में चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं है, वो 10 रुपये लीटर में मिल जाएगा आपको। लेकिन जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसी को जो हम कह सकते हैं उसी की कीमत अधिक होगी। ठीक है? तो ये कहलाता है हीरा पानी विरोधाभास। तो
फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि फाइनली अगर आप नोट लगा के लिख सकते हो कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो किस पर निर्भर करती है, उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। इट मीन्स प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करती है, सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। ठीक है साहब। अब बात करते हैं अपन, तो ये इस नियम का आधार होता है। इस नियम को हीरा पानी विरोधाभास कह सकते हैं कि इस प्रकार इसीलिए हीरे की कीमत अधिक होती है जबकि पानी की कम। तो अब तक हमने चर्चा कर ली थी सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसके बाद जो अगला नियम है वो हम पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम। देखिए अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे रेस्पॉन्स चाहता हूँ। आप मैसेज के रूप में लिखें अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, क्योंकि ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नियम को वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो आप। उसका कारण है कि ये नियम जो है हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम या तो हाफ ईयरली में पूछा जाएगा या ईयरली में पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम पूछा जाता है, और हर एक साल छोड़ करके एक साल ये नियम आता है। ठीक है, तो वापस इस नियम को अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वापस अपन वीडियो देखें आप, और अगर आ गया है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अगर ये दिया आपने तो मैं समझूंगा कि ये नियम आपको समझ में आ गया। अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया इसका वापस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ेंगे। अगर ये नियम समझ में आ गया तो कुछ प्रश्न में जो आपको बता रहा हूँ उसको आप अगर उत्तर आते हैं आपको तो आपको रेस्पॉन्स देना है, नहीं तो फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो है परिभाषा बतानी है आपको। परिभाषा किस किस की बतानी है? नंबर 1 कुल उपयोगिता किसको कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसको कहते हैं। ये दो प्रश्नों के उत्तर आप लिखित के रूप में दोगे। व्हाट्सएप पे आप जो है वो फ़ोटो खींच करके भेज देना। ठीक है, पहला कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा यानी टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या है और इसके सूत्र क्या हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का सूत्र भी तो लिखा है मैंने। ठीक है, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU डेल्टा अपॉन डेल्टा Q सूत्र के रूप में अगर तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा लिखनी है और दोनों के सूत्र लिखने हैं। पहला प्रश्न याद रखना है। दूसरा प्रश्न अगर आपको करना है कि दोनों को TU वक्र और वह MU वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। दोनों का आकार आपको बताना है कि TU का आकार कैसा होता है और MU का आकार कैसा है। कुल उपयोगिता वक्र का आकार कैसा होता है और सीमांत उपयोगिता वक्र का आकार कैसा होता है। दो प्रश्न आपको याद रखना है। आपको तालिका से इसको बना सकते हो चित्र। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो है TU कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। आपको 4 संबंध दिखाए हैं मैंने, तो चारों में क्या संबंध होता है ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, इसलिए इसको भी आप करके बताना। ठीक है, और चौथी जो चीज़ है, चौथा जो प्रश्न है वो आपको है सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या। आप अपने शब्दों में इस नियम की व्याख्या करोगे। अगर ये समझ में आ गया तो मैं मान के चलूँगा कि आपका 5 नंबर का प्रश्न, अगर बड़ा प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से 5 या 6 नंबर का प्रश्न आता है, और छोटा सा प्रश्न आता है तो इसकी परिभाषा पूछ लिया जाए, इसका महत्व पूछ लिया जाए, ये नियम के लागू होने के कारण पूछ लिए जाए, इसकी मान्यताएं पूछ ली जाए। ठीक है, तो प्रश्न जो डेफिनेट आता है इसका। ठीक है, इसलिए ये नियम आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे को कल नेक्स्ट क्लास में अच्छी रेस्पॉन्स दोगे। उसका जो है वीडियो आपको फ़ोटो खींच करके बताओगे, और अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको आप वापस मेरे को बताओगे ताकि फिर मैं अगला नियम पढ़ूँ। क्योंकि अगर ये नियम समझ में नहीं आया तो फिर अगला सम सीमांत उपयोगिता नियम में आपका कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए। दोनों में आपको जो है बहुत कन्फ्यूज हो गया क्योंकि ये नियम लगभग एक दूसरे से छटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, इसलिए मैंने इतना सा टॉपिक पढ़ाया। आपको आज क्या करना है,
आज वीडियो बना के आज को फ़ोटो खींच के भेजनी है कि एक तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा और सूत्र लिखने हैं इसके। दूसरा TU एम्बु वक्र आकार कैसा होता है लिख के बताना है। आप डायग्राम बना सकते हो या आपको लिख के बता सकते हो कि इसका आकार इस प्रकार का होता है TU का और MU का इस प्रकार होता है, ठीक है। तीसरा दोनों में संबंध क्या होता है इसको भी आप बताओगे। आपके डिलेट क्लियरली समझ में आ गया। और चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो सीमांत उपयोगिता हास नियम है, उसको आप बना के बताओगे, ठीक है। तो ये अब तक मैंने आपसे रेस्पॉन्स नहीं मांगा, लेकिन अभी जो है इम्पोर्टेंट बात जो है, इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने अध्ययन किया है, इसलिए आपको उसका रेस्पॉन्स देना है। अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो फिर अपन अगला नियम पढ़ेंगे, नहीं तो कहाँ पर दिक्कत आई है उस चीज़ को वापस रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हो गया, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 5 नंबर का प्रश्न लगभग रेगुलर तैयार हो, निश्चित रूप से तैयार हो। इसलिए आज आप मेरे को रेस्पॉन्स दोगे तब मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अगला नियम पढ़ाऊँगा, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो आज हमने क्या बात चर्चा की थी, आज हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है बारे में पढ़ा था। अगर आपके सीमांत उपयोगिता हास नियम 6 नंबर का प्रश्न आए तो आपको पूरा डिटेल से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है कि क्या होता है समसीमांत उपयोगिता हास नियम, क्या होता है परिभाषा, और इसके जो है अर्थ व परिभाषा देनी है। फिर आपको इसका डायग्राम तालिका बनानी है, तालिका से फिर आपको तालिका से स्पष्ट हो जाएगा ये, ठीक है। जो आपने शुरुआत में जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वाली तालिका है वो आप बता देना, और फिर आप उसको डायग्राम प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो ये नियम क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर ली थी। और फिर हम कह सकते हैं उसकी मान्यताएं क्या है, मान्यताएं इसमें भी आ सकता है, ठीक है। और लागू होने के कारण क्या हैं, 2 कारण हैं लागू होने के कारण। ये सारी चीज़ें 5 नंबर 6 नंबर के प्रश्न में आती है। कुल सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या की, तो व्याख्या में ये सारे आ जाते हैं। अर्थ व परिभाषा आ जाएगी, तालिका आ जाएगी, ठीक है। MU और DU जो है TU और MU की जो तालिका कि भी कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है तो उसके बारे में वो तालिका आ जाएगी। तो उसकी मान्यताएं आ जाएगी, और चौथी लागू होने के कारण आ जाएंगे। और अलग से अगर देखें तो इसका महत्व अलग से आता है। तो ये सारा मामला 6 नंबर का है। लेकिन इसमें से अगर छोटा 3 नंबर का पूछे तो केवल हो सकता है इसके मान्यताएं पूछ लें, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं क्या है। अगर पूछें तो छोटा पूछे तो लागू होने के कारण पूछ सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये नियम निश्चित रूप से आपके आएगा, ठीक है।